हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की फर्स्ट पार्ट में हमने फंडामेंटल एनालिसिस का रिव्यू लिया था और एग्जाम्पल के साथ हमने अच्छे से बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश की थी, जो कि हर यूट्यूब पे आप वीडियो देखते होंगे उसमें डायरेक्टली टूल्स के साथ वो सिखाते हैं। लेकिन हम जो अपनी एक सीरीज चालू जो हमने करी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, हम जब तक पूरे बेसिक फंडामेंटल को नहीं समझ लेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। तो दोस्तों, मेरा ये उद्देश्य है कि मैं अपनी इस वीडियो में आपको बिल्कुल जीरो से लेकर हाई तक लेके जाऊं, मतलब जीरो से लेकर टॉप तक जाऊं और आपको मैं स्मार्ट बना दूं फंडामेंटल एनालिसिस में। तो दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा, वीडियो आप अच्छे से देखें। आप अगर नए आए हो अगर वीडियो में, अगर आप सेकंड वीडियो देखने आए हो तो भाई पहले फर्स्ट वीडियो देख लेना, उसके बाद ये सेकंड वीडियो देखना। क्योंकि दोस्तों, मैंने उसमें फर्स्ट पार्ट में ये बात की थी, अगर किसी व्यक्ति को अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए किसी भी चीज की, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए फिर तो वो राजा हो गया, वो तो स्मार्ट हो गया, मतलब स्मार्ट इन्वेस्टर हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में एक भ्रम फैला हुआ है कि भाई मेरे को पता है या उसको पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू वो बता देगा। सामने वाला एग्जैक्ट वैल्यू के नाम पे आपसे ठगी कर रहे हैं। ऐसे तमाम इंडिकेटर्स मार्केट में हैं जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं भी हूं या कोई और भी हो सकता है, चाहे मैं भी अपने एक छोटे से नॉलेज से आपको जो भी मैं नॉलेज दे रहा हूं, मतलब मैं अपने एक छोटे से नॉलेज से जो भी आपको मैं सिखा रहा हूं या जो मैं आपको बता रहा हूं, वो भी एक सुपरफिशियल जानकारी है। ना कि मुझे भगवान ने इतनी बुद्धि दे दी है, ना कि इतना भगवान ने इतना वो आशीर्वाद बरसा के लगा कि मैं किसी भी चीज की एग्जैक्ट वैल्यू बता दूं, कि मार्केट में, शेयर मार्केट में किसी भी शेयर की मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता दूं। तो दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा। और क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से इंडिकेटर्स के जाल में लोग एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के चक्कर में फंस जा रहे हैं। अब आप कहेंगे, नहीं सर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बता देते हैं कि भैया इसकी वैल्यू क्या है। जैसे समय की वैल्यू किसी को नहीं पता। अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया समय तो बहुत मूल्यवान है, आपने केवल उससे पूछ लिया सर क्या भाव है, सर क्या भाव है। ऐसे आपने बहुतों के मुंह से सुना होगा कि समय तो भैया बड़ा कीमती है। आपने इतना पूछ लिया कितने रुपए का है सर, क्योंकि भाई कोई वैल्यू है तो उसका प्राइस भी होगा। मतलब कोई चीज है तो उसकी वैल्यू होगी, और वैल्यू है तो उसका प्राइस भी तय होगा। वैल्यू का मतलब उसकी आपने प्राइस लगा दी, सो दैट मतलब कीमत लगा दी। अब कीमत लगाई है तो कीमत के हिसाब से उसकी पेमेंट भी पे होगी। मतलब समझ रहे हो आप, उसकी पेमेंट भी पे करना होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये थोड़ा फिलोसॉफिकल जरूर है, लेकिन सही मायने में जो व्यक्ति फंडामेंटल एनालिसिस में वैल्यू एनालिसिस करना सीख गया, यानी कि वैल्यू एनालिसिस कर गया, वो समझो सारा का सारा काम कर गया। जितनी अच्छी वैल्यू एनालिसिस कर गया उतना अच्छा वो काम कर गया। तो सर मुझे पता है टाइम की वैल्यू क्या है। मैंने बोला कैसे? तो सर टाइम बहुत कीमती है, टाइम की बहुत वैल्यू है। वो कैसे? तो सर मुझे पता है टाइम की वैल्यू क्या है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो सर मुझे पता है कि टाइम बहुत कीमती है। वो कैसे? सर समझिए, अगर किसी का टाइम चाहिए, मतलब मुझे अगर खान सर का टाइम चाहिए, मुझे खान सर का 1 घंटा चाहिए, मुझे उनसे 1 घंटे बात करने के लिए चाहिए, तो मैं उनकी टाइम की, मतलब उनके 1 घंटे के समय की इतनी कीमत अदा कर दूं जिससे वो मुझसे बात करने के लिए तैयार हो जाए, वो अपना 1 घंटा मुझे दे दें। अब खान सर की जगह पहुंच गए पीएम मोदी जी के पास। अब पीएम मोदी जी का 1 घंटा अगर चाहिए मुझे बात करने के लिए, तो मुझे उनकी 1 घंटे की कीमत कितनी अदा करनी पड़ेगी बताइए? क्योंकि भैया उनके पास तो बहुत सारे काम है, उनके 1 घंटे में तो ना जाने कितने काम बन जाते होंगे, तो मुझे उनके 1 घंटे की कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी? तो क्या आप बता सकते हैं कि उनके 1 घंटे की कीमत क्या होगी? तो अगर मोदी जी का 1 घंटा लेना है तो मोदी जी के 1 घंटे की कीमत आप कैसे मापेंगे? मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मोदी जी के पिछले 1 साल का शेड्यूल निकालते हैं कि भाई वो पिछले 1 साल में उस 1 घंटे में वो क्या करते हैं, क्या करते थे। जिस समय आपने उनसे टाइम मांगा है उस 1 घंटे का, वो पूरे साल उस 1 घंटे में क्या करते थे। पहले तो उनके पिछले साल के 1 घंटे में जो उन्होंने वर्क किया, जो उन्होंने काम किया, और उस काम से उन्होंने जो वैल्यू क्रिएट की है, क्या जो उन्होंने वर्क से उन्होंने जो वैल्यू क्रिएट की है, हमें उसको देखना है। तो फिर उनके उस 1 घंटे की वैल्यू को माप सकते हैं। बस यहीं से वैल्यू पता चल जाएगी। उन्होंने रोज 1 घंटा निकालकर उन्होंने मन की बात की, और उन्होंने इतनी मन की बात कर दी कि उस मन की बात में लोगों के एडवर्टाइजमेंट चल गए, लोगों के धंधे बढ़ गए, और लोगों में इतना इंप्रेशन बढ़ गया कि पूरे वर्ल्ड में उनका एक अलग ही लेवल बढ़ गया। और मोदी जी की इमेज इतने लेवल तक बढ़ गई,
बस आपको ये करना है, उसमें से एक अंश आपको निकाल लेना है, बस आपको वैल्यू पता चल जाएगी। दोस्तों, क्या आप सेंस क्रिएट कर पा रहे हो? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्योंकि वैल्यू को कैलकुलेट करना इस दुनिया का टफ टास्क है, इसलिए फंडामेंटल को किसी एक तरीके से नहीं किया जा सकता। तो फिर कैसे किया जा सकता है? तो इसी वजह से हमें पता है कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना है। तो फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो भैया उसके कई सारे टूल्स हैं जो आप सभी लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे पहला पॉइंट, आप किसी भी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का एनालिसिस कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो ये सब बात क्यों हो रही है? ये सब बात किसके लिए हो रही है? ये सब बात हो रही है वैल्यू ऑफरिंग के लिए। किस लिए हो रही है दोस्तों? वैल्यू ऑफरिंग के लिए, यानी कि कंपनी की वैल्यू कितनी है। अब आप में से कई लोग वैल्यू ऑफरिंग को ही फंडामेंटल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए, या मैं आपसे बोलूं कि आप मार्केट गए हैं कोई सामान को लेने, अब उस सामान को लेकर दुकानदार ने आपसे बोला कि भाई इसकी इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी वैल्यू है, और आप उसे इतनी वैल्यू में खरीद कर घाटे में नहीं रहोगे। अब जैसे कई बार क्या होता है कि आप किसी शॉप पर गए, अब जो शॉप पर आप सामान लेने गए हैं वो बार्गेनिंग पर मिल रहा था, मतलब मोल भाव पर मिल रहा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब आप वो सामान खरीद कर लाते हैं घर पर, तो सबसे पहले आप घर में क्या पूछते हो या अपने दोस्तों से क्या पूछते हो? आप बताते हैं कि भाई मैंने टी शर्ट 1000 रुपए की लेकर आया हूं। आपने जैसे ही अपने दोस्त को रेट बताया, आप तुरंत वैसे ही अपने दोस्त से उसका कंफर्मेशन लेते हैं कि भाई मैं महंगा तो नहीं ले आया ना, सस्ता तो लाया ना, बस यही, बस मैं महंगा तो नहीं ले आया ना, सस्ता तो लाया ना। ये आपके दिमाग में आया क्यों? क्या आपने सोचा है कि फिलोसॉफी आपके दिमाग में आई क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपने उस चीज के पैसे दे दिए, आपने उस चीज वस्तु के प्राइस अदा कर दिए, लेकिन आपको सही मायने में यह नहीं पता है कि वो वस्तु उतने की थी या नहीं। मतलब वो वस्तु जो आपने चीज खरीद के लेकर आए हो वो उतनी की है या नहीं है, मैं कहीं ठगा तो नहीं गया। अब आप उसको चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं? भाई मार्केट में तो वहां बार्गेनिंग थी। दोस्तों, आपको जो वस्तु आपके मुंह मांगी कीमत पर मिल जाए उस पर सबसे ज्यादा शक होता है, उस पर सबसे ज्यादा डाउट होता है। और आपको जो वस्तु या चीज आपको आपकी हैसियत के ऊपर मिल जाए, या आपकी जो बार्गेनिंग चल रही थी, जो मुंह मांगी कीमत थी, उससे ऊपर मिल जाए, तो आपको बिल्कुल शक नहीं होता है, बिल्कुल डाउट नहीं होता है। आप किसी से नहीं पूछते हो कि भाई ये सही रेट में लेके आया कि नहीं लेके आया, क्योंकि वो चीज उसके दाम पर हमने ले ली है। जैसे आपने किसी चीज के 100 रुपए लगाए थे, अब सामने वाला बेच रहा है उसे 120 का। अब आप बोल रहे कि भैया मैं तो 100 में ही लूंगा। अब वो सामने वाला बोल रहा भैया 120 में लेना है तो लो, वरना अपने घर जाओ, इधर लंबी लाइन लगी हुई है इस चीज को खरीदने के लिए। ऐसे में अगर आप 120 रुपए में लेने को तैयार हो जाते हैं, फिर आपके दिमाग में कोई शक नहीं होता है, ना कोई डाउट होता है, ना आप किसी से पूछते हैं। क्या आप सभी के साथ ऐसा होता है? अगर वहीं आप बार्गेनिंग करके 120 वाली चीज को 100 रुपए में ले आते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपने दोस्तों से कंफर्मेशन लेंगे कि भैया मैं देख सस्ता तो ले आया ना, महंगा तो नहीं लाया ना, मतलब मैं महंगा तो नहीं लाया ना, सस्ता तो ले आया ना। दोस्तों, आप चाह क्या रहे हैं? आप चाह रहे हैं वैलिडेशन। आप वैलिडेशन चाह रहे हैं। वैलिडेशन चाहना ही असल मायने में हमें यह बताता है कि जो सबसे अनिश्चित चीज है वो क्या है? वैल्यू। क्या है दोस्तों? जो सबसे ज्यादा अनिश्चित चीज है वो है वैल्यू। वैल्यू अगर हमें पता चल गई सही, तो हम स्टॉक मार्केट में भी वही सारा काम कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा टूल से इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ डेटा, वो कंपनी कैसा काम कर रही है उस कंपनी के बारे में उसका पता लगाना। ये डेटा जनरली वेबसाइट्स पर उपलब्ध होते हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन या संगठन की वेबसाइट्स पर उपलब्ध होते हैं कि कंपनी कैसा काम कर रही है। जैसा आपको जाना है किसी कंपनी या उद्योग के बारे में, तो आप किसी भी धंधे या उद्योग को उठा लो, जैसे टीवी बनाने वाला या ट्रैक्टर जहां कंपनी बना रही है, या कोई टेक्सटाइल वाली कंपनी, या किसी भी प्रकार की जो आपके पास जो सामान खरीदना चाहते हैं, बाइक खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, किसी भी कंपनी को आप उठा लो, आप उसकी वेबसाइट पर चले जाओ। उस वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि वो सारी एक एक जानकारी देकर चलते हैं। तो अब से आपको क्या करना है? इंडस्ट्री की वेबसाइट पर जाना है, किसी भी कंपनी की आपको डेटा आप जान सकते हैं, उसकी वेबसाइट पर सारे डेटा दिए रहते हैं। तीसरा है समाचार या खबरों पर हर दिन नजर होना चाहिए। चौथा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों, ये एमएस ऑफिस की बात नहीं हो रही है, दोस्तों ये असल मायने बात हो रही है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। कुछ कंपनियों की अपनी फाइल होती है जिसमें वो हर एक एक चीज लिखते हैं। एमएस ऑफिस के ऊपर सारी जानकारी लिखते हैं, एक एक खर्चा, एक एक डिटेल्ड में डाटा, सारी जानकारी लिखते हैं, एक एक पाई का हिसाब रहता है उसमें। ये केवल लीक होता है, मिलता नहीं है। अगर मिल जाए तो वो अलग बात है, कोई बना के और आपको दे दे, है ना, लेकिन आसानी से मिलता नहीं है, ये हमेशा लीक होता है। कोई भी कंपनी अपना एमएस एक्सेल किसी को भी ऑफर नहीं करती है कि लीजिए साहब ये डेटा निकाल लीजिए। लीक होता है लेकिन आसानी से मिलता नहीं है। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है।
अगर आपको ये दो बातें अच्छे से एनालिसिस करना आ गई, पहला किसी भी कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट के बारे में एनालिसिस करना और दूसरा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ डाटा के बारे में एनालिसिस करना, तो आपको बहुत ही हद तक फंडामेंटल एनालिसिस करना आ गया और आप फंडामेंटल एनालिसिस तक पहुंच गए। तो सर अब आगे बढ़ते हैं और हमने आपकी सारी बातें सुनी कि भैया फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जरूरत है वैल्यू को एनालिसिस करना, लेकिन सर वैल्यू किसी कंपनी की कितनी होती है और उस आधार पर किसी कंपनी को कितनी वैल्यू मार्केट से मिलती है, इसका पता कैसे लगाएं? तो चलो अब ऐसे समझते हैं कि भैया जो ट्रम्प साहब हैं वो चाइना पर प्रेशर बना रहे थे। क्यों बना रहे थे? टिकटॉक खरीदने के लिए। वो टिकटॉक खरीदने के लिए चाइना पर प्रेशर बना रहे थे जिससे कि वो अमेरिका के अंदर एलन मस्क को टिकटॉक खरीदवा सके कि लो भैया एलन मस्क ये तुम टिकटॉक को खरीद लो। अब सर एक बात बताओ कि टिकटॉक तो एक मोबाइल एप्लीकेशन है, लेकिन सर उसकी तो $50 बिलियन की बर्थ लग रही है। क्या टिकटॉक $50 बिलियन की बर्थ रखता है? सर ये कैसे पता लगा इन लोगों ने? मैंने कहा यार बात तो सही है, अगर आप $50 बिलियन किसी की वैल्यू बता रहे हैं तो सही बात है, इसका पता कैसे लगेगा? तो पता कैसे चलेगा, इसके लिए क्या करना है? तो साहब एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं कि टिकटॉक ने एक साल में कितना रेवेन्यू अर्जित किया। क्या सर आपको पता है टिकटॉक ने एक साल में $1 बिलियन का रेवेन्यू अर्जित किया है? $1 बिलियन का रेवेन्यू, वो कैसे? बोले सर जो टिकटॉक एप्लीकेशन है ना उस पर लोगों ने क्या करा था, एडवर्टाइजमेंट चलवाए थे, एडवर्टाइजमेंट चलाए थे, उससे उसकी कमाई हुई है। जिस तरह से व्हाट्सएप कमाई करता है, जिस तरीके से फेसबुक कमाई करता है, जिस तरीके से यूट्यूब कमाई करता है, ठीक उसी तरह से टिकटॉक ने भी भैया अपने प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट चलवाए थे, इससे उसकी जो रेवेन्यू अर्जित हुई है। तो अगर टिकटॉक की कमाई एक साल की इतनी है तो सोच के देखिए कि 10 साल की कितनी होगी, 20 साल की कितनी होगी। अच्छा उस हिसाब से उसकी वैल्यू। अच्छा तो इसका मतलब आपने इससे पता लगाया कि एक साल में उसके द्वारा की गई कमाई से, यानी अर्निंग से। अच्छा आप ये बताओ ये जो अर्निंग आई थी वो कौन सी वाली अर्निंग थी? मतलब जो आपने अर्निंग देखी है उसमें सारे खर्चे वगैरह हटा दिए थे क्या? मैं समझाता हूं। उदाहरण के लिए अगर मेरी सैलरी महीने की 10,000 रुपए, क्या है, अगर मेरी सैलरी 10,000 रुपए तो मेरा खर्चा कितना, 9,000 रुपए हुआ। मेरे महीने का खर्चा भी तो है कुछ, तो भैया मेरा खर्चा जो महीने का है वो है 9,000 रुपए और मेरी सैलरी कितनी है, 10,000 रुपए। अब भाई बचे कितने, 1,000 रुपए। अब मुझे महीना भी चलाना है। अब मुझे उस 1,000 में पता चला है कहीं बीमारी हो गई या मुझे कहीं जाना पड़ जाए, तो अब मुझे कहीं बीमारी पड़ गई या कहीं जाना पड़ जाए तो मेरे पास बचा क्या, अंडा, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, जीरो। तो भाई और उसमें भी मेरा जो घर चल रहा है, मतलब जो मेरा घर है वो भी कर्जे पे है, मतलब उसकी EMI भी देना है, वो भी कर्जे पे चल रहा है। अच्छा तो इसका मतलब सर ये हुआ कि ये जो अर्निंग है इसमें भी कई प्रकार की चीजें देखी जाती है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल देखी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम आगे चलकर ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो अर्निंग हुई है वो कौन सी वाली हुई है। अब मैंने बोला जी हाँ, अब आप सही सोच रहे हो। दोस्तों किसी भी शेयर की वैल्यू निकालना अब तक की सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर किसी व्यक्ति को किसी शेयर की सही वैल्यू अगर पता चल गई, इसका मतलब यह है कि अगर वैल्यू पता है तो तब तो सारे स्टॉक खरीद डालेंगे, क्योंकि वैल्यू की ऑफरिंग मिल रही है और ये वैल्यू ऑफरिंग है, और अगर हमने वो ले ली तो हमारा सारा काम बन जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें इस दुनिया के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आज हमने पार्ट 2 में देखा है कि वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है, और किसी को भी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होता है, और जिस व्यक्ति को भी वैल्यू एनालिसिस करना आ गया तो उसका सारा काम बन गया। जितनी आपकी वैल्यू एनालिसिस सही होगी उतना आप फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। बाकी हमारा जो फंडामेंटल एनालिसिस का जो कोर्स है अभी सीरीज चलती रहेगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि हम बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपने जब ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी तो फिर आप अपने आप में फील करेंगे कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में इतना आप जान गए हैं कि किसी भी कंपनी का ओवरव्यू आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरे साथ यूं ही बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी जो भी क्वेरी हो और आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस के साथ, और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर।